हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने शिवनाथ परमाणिक जी का लिखा हुआ जो काव्य खंड था दामोदर कोराय स्टार्ट किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसका पार्ट 2 है, मतलब कि एक लेक्चर पहले देख लिए कर लिए थे, लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो कि जेएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम का लेने वाले हैं हम लोग का, जेएसएससी का सचिवालय, झारखंड सचिवालय का, उसका मेंस पेपर का सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। 2 सर्ग तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो 2 तक हो गया था हम लोग का। तो आज सर्ग 3 से स्टार्ट होगा। सारा डिटेल वगैरह हम लोग देख लिए थे कि इसमें जो प्रमुख कैरेक्टर जो है, जैसे उमादित्य था, काल केतु था, कमल केतु है, सरंची, धुमा, मिहिर कुल, सुगना मांझी। और सर्ग 1 जो था उसमें मेला वाला दृश्य था। और सर्ग 2 जिसमें सरंची और कमल के बीच में प्रेम प्रसंग होता है, ये चीज़ हम लोग देखे थे। तो आगे अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग सर्ग 3 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ तक हो गया था हम लोग का कि लास्ट का जो पति प्यार पनप उठा। और ये हम लोग 4 लाइन देखे थे, इसके बाद 4 लाइन और है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फहम फुराय दुयो बाटे, एक ठीने बात भेला, चार माड़ घोड़ा के ऊपर कमल केतु लदाए लेला। और उसके बाद फिर आगे है, दोसर घोड़े खूनिहार बाघ, मारल पारे घोड़ाएँ चढ़ल, धधर पिछर राजाक सिपाही, दुयोक लाइद पहुँचल। घरे घूर सरंची गेली सुपट कल्पना संग, मैस लेली आँखिक लोर मने आयल बेस उमंग। वही था कि राजा के साथ जो हम लोग देखे थे लास्ट दृश्य में से कि कमल केतु और सरंची के बीच में बात होता है और बताता है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग वगैरह होता है। उसके बाद वही चीज़ को देखे थे हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो सर्ग 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें राज वैद्य से स्टार्ट होता है। तो राज वैद्य सर्ग 3 है। तो प्रस्तुत सर्ग में आरंभ में कहा गया है कि झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन पर बाहर के लोगों ने अपना अधिकार जमाना शुरू किया, जिसकी तुलना शिवनाथ प्रामाणिक ने मूसा यानी चूहा से किया है। यही मूसा झारखंड के वनों का विनाश करने लगे, यहाँ तक कि खेत खलिहानों तक इनका अधिकार कायम होने लगा। वे स्वयं के लिए संपत्ति जमा करने लगे और इसके लिए लड़ने भिड़ने को भी वे तैयार थे। झार बोने मूसा आयल काटे लागल गाछेक जैर। ठीक है, इसको बोले हैं प्रामाणिक जी। बाहर से आए ऐसे चूहे झारखंड की बहुमूल्य खनिजों को भी लूटा। अपने लाठी के बल पर बाहर से आए ऐसे लोगों ने यहाँ के जंगलों को काटकर महल बनाया, जबकि झारखंड के लोग वृक्ष के नीचे जीवन बिताने के लिए विवश हो गए। एक तरह से झारखंडियों की हालत बंदर की तरह हो गई। ठीक है, अब यहाँ 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छुआ पूता चंगैर बढ़ल, करल अपन दाँतेक जोर, जंगल काट महल करला बांदर रहल गाछेक जोर। ठीक है, आगे है कि प्रस्तुत सर्ग में आगे कहा गया है कि राजा कालकेतु का पुत्र कमल केतु अपने पिता के ठीक विपरीत स्वभाव वाला राजकुमार था। उसने वनों की सुरक्षा और आदिवासियों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। इस बात की जानकारी जब उसके पिता अर्थात गढ़ का राजा कालकेतु को लगा और जब उसने पुत्र कमल केतु के कारनामों को सुना, तो उसके शरीर के क्रोध की ज्वाला इस प्रकार फूटी कि वह पसीने से भीग गया। उसका अंतरात्मा क्रोध से गर्म हो गया, गर्म उठा। ठीक है, तो यही लाइन अगर कोठा में लिखल जाए तो कैसे लिखा गया है कि गढ़े का राजा काल केतु जब सुनले कमले करम, रगे ओकर घाम चुबे अंतर भय गेले गरम।
प्रसिद्ध राजवैद्य को, ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जो अंकसर में निवास करता था, धुमा नाम से प्रसिद्ध था। राजवैद्य जो है उसका नाम है धुमा, और वो रहता है कहाँ, निवास करता है, तो अंकसर में। जड़ी बूटियों के माध्यम से वह रोगों का उपचार किया करता था। और यहाँ पे 4 लाइन फिर से है, देखिए। नाव जैज का राजवैद्य अंकसरे ओकर बास, घुमा नावे जगत जाने, जैर मोरवर ओकर चास। या राजवैद्य कहाँ से आया था किसी को पता नहीं, कोई उसका भेद नहीं जानता था। उस वैद्य का नाता बीमारियों के साथ में था, क्योंकि वो बीमारियों का इलाज करता था। कहा ले आयल घुमा, केव नाई जाने आता पता, भेव ओकर केव नाई जाने, असुकक संग नाता गोता। यानी कहाँ से आया राजवैद्य, ठीक है, कोई नाई जाने आता पता, भेव ओकर मतलब भेद उसका, केव नाई जाने, आसुकक मतलब बीमारी संग नाता गोता, ठीक है। लगभग 1 महीना बीतने के बाद भी जब कमल केतु का स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, तो राजवैद्य घुमा को लाया कि हमार काल केतु अर्थात जब काल केतु ने से प्राणों को बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए राजवैद्य घुमा कमल केतु के बीमारी का पता करना शुरू किया। बहुत जल्द उसे यह पता चला कि कमल केतु को प्रेम रोग है। घुमा के अंदर का सारा भ्रम मिट गया, क्योंकि इस भेद को जानने के लिए राजवैद्य घुमा, इसको धुमा भी मतलब समझिए, ठीक है, धुमा कमल केतु के साथ कई रात बिताया। मतलब राजवैद्य जो था वो जान गया कि इसको प्रेम रोग हो गया है, तो इसको बढ़िया से जानने के लिए, कमल केतु को बढ़िया से जानने के लिए राजवैद्य जो है सो उसके साथ कई रात बिताया। रात बितवे केतु कुबे, घेरले आसुकेक भेव, जब जानल प्रीतिक रोग, धुमाक टूटल मानेक भेव। इस रोग का पता चलते ही धुमा ने सरंची के बारे में पता करना शुरू किया। जब यह पता चला कि सरंची का घर महुआ के वनों के बीच में है, राजवैद्य उसे बताया कि उसके प्रेम में कमल केतु रात दिन उसे याद करता है। सरंची ने कहा, कमल केतु राजा का बेटा सोने की थाली में खाता है और अंकसर जैसे राजमहल में रहता है। वहीं मैं घने जंगलों के बीच रहती हूँ, मेरा झोपड़ी भी टूटा फूटा है, ठीक है। तो बोलती है सरंची, कोठी के ऊपर कोठी अंकसरे ओकर महल, गाजर बोन महुआरे कुबा हमार ढल। बोलती है कि कोठी के ऊपर कोठी, अंकसरे ओकर महल, कमल केतु के बारे में बोल रही है, गाजर बोन महुआरे कुबा हमार ढल, कुबा मतलब घर, घना जंगल में मेरा झोपड़ी है। जाइत ऊंचा पाइत ऊंचा, धर्म ओकर ऊंचा, महल ओकर बनल ऊंचा, घटवाहा नीचा राजा ऊंचा। ऐसा सरंची बोली। जाति पाति और धर्म से वो ऊंचा है। ऊंचे महल में रहने वाले की तुलना मुझ जैसे नीचा घटवाल की बेटी से नहीं किया जा सकता। वह राजा का बेटा है और राजा का पद हमेशा ऊंचा होता है। मेरी यह विनती है कि एक सूचना आप कमल केतु तक पहुंचा दीजिएगा। ऐसा धुमा से सरंची ने कहा और अंत में यह भी कहा कि हम किसी कपोल कल्पना में नहीं जीना चाहते, हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं। और वास्तविकता यह है कि घोड़क संगी दिकुनाय अर्थात आदिवासियों का साथी व सहयोग कभी भी एक शोषण करने वाला दिक्कू नहीं हो सकता। यह सूचना जब राजवैद्य धुमा ने कमल केतु को दिया तो कमल केतु भोजपत्र पर एक संदेश कविता के रूप में अपने खून से इस प्रकार लिखा है कि सरंची बाला, तुम मेरे प्राणों की रक्षक हो। तुमने कई सवाल किए हैं जिसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अंकसर जैसे महल में ज़रूर रहता हूँ, किंतु यहाँ 2 बातों को गौर करना। वह महल मेरे पिता का है, मैं अब राजा के बेटा होने के बावजूद साधारण सा कुटिया बनाकर रहता हूँ।
अंगसरे महल नूनी से तो हमर बापे के घर, राजा के बेटा सच हमें में दुख हमर खातिर कुंबा के घर। जायत ऊंचा नाय पायत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नाय, मानुषिक सेवा हमार स्वीकार। ऐसा कमल केतु लिखता है। मतलब जाति पाति अथवा धर्म से कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि विचार ऊंचे होने चाहिए। मानव में भेद कैसे, यही सोचकर मैंने मानव सेवा को स्वीकार किया। कमल केतु मेरे पिता हैं, निश्चित ही कुछ गलत लोगों के गलत सलाहों के कारण उनकी नीतियां गलत रही हैं और इसलिए उनके सभी क्रियाकलाप काल की तरह प्रतीत होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि हर वह व्यक्ति जो हमारी समृद्धि को लूटने वाला है, हमारे व्यापार, खनिज, रोजी रोजगार को छीनने वाला है, वही मेरी नज़र में न केवल दिक्कू है बल्कि डाकू है। जे हमार वाणिज्य खनिज लूटे सेहे हियाक दिक्कू, रोजी माटी छीने वाला वहे डाकू दिक्कू। बन हमार माय बाप, बनवासी हमार मित्र, बोने रेखा जाने के रेखा हम बनवासी के भीतर। मैं वन को अपना माता पिता के तुल्य समझता हूँ, साथ में वनवासियों को मैं अपना मित्र समझता हूँ और इसलिए वन की सुरक्षा और यहाँ के लोगों की सुरक्षा करके मैं अपने दिल के भीतर जगह बनाना चाहता हूँ। कमल केतु अपने पिता का महल छोड़ करके नदी के किनारे रहना शुरू करता है। वहीं पर एक टोल यानी आश्रम खोलकर आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने का काम भी करता है, जिसके लिए सरंची भी मदद करती है। विधुर राजा के बेटा कमल गढ़ महल छोड़ के नदी के धारे बैस करे एगो टोल खोल के। धीरे धीरे आदिवासियों के बच्चे पढ़ने लिखने लगे। कमल और सरंची का नाम आदिवासियों के बीच आदर भाव से लिया जाने लगा। इस प्रकार आदिवासियों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को शुरू करने का काम कमल और सरंची के द्वारा किया जाने लगा। इसी संदर्भ में दोनों ने जंगल में एक परिवर्तन के लिए क्रांति लाया। भूत, डायन, मन का भ्रम जैसे अंधविश्वासों को भगाने का काम कमल और सरंची दोनों ने किया। सरंची और कमल केतु बोने हुलस्थुल करे लागल। भूत डायन मानेक फहम पोंगा पंथिक भगवे लागल। उधर काल केतु जो कमल केतु के पिता है, काल केतु को जब यह समाचार मिला तो वह सारा दोष धूमा और सरंची के ऊपर थोप दिया। काल केतु सोचा कि मेरा बेटा कमल केतु अगर ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है, मेरे खिलाफ जा रहा है, तो वह सारा दोष जो है उसका राजवैद और सरंची पर थोप दिया। दोष यह था कि काल केतु के नज़र में उसकी नीतियों के विरोध करने वाला उसका पुत्र को बहकाने का काम कहीं ना कहीं राजवैद और सरंची ने किया था। इसलिए धूमा को राज दरबार में उपस्थित करने का आदेश जब काल केतु के द्वारा दिया गया तो काल केतु स्वयं सिंहासन पर बैठकर धूमा की उन बातों से इतना क्रोधित हुआ कि वह अब धूमा को सजा देना चाहता था। किंतु निर्भीक स्वर में धूमा ने कहा, जैर जितो सोनाक महल, आँख के निमिषे बांधले हमर तोय बांधबे, जरबे बोनेक तितकी से। जब राजा ने उसको सलाह मतलब कि ये दिया कि सजा दिया कि अब इसको सजा दो, तब जो है राजवैद बोलता है कि जैर जतो सोनाक महल, आँख के निमिषे आँख की तेज से, बांधले हमरा तोय बांधबे, जैर जेबे बोनेक तितकी से। मतलब कि आँख की तेज से अर्थात तुम मुझे क्या दंड दोगे, मेरी आँखों में इतनी तेज है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारा महल जला सकता हूँ। मुझे बांधने का प्रयास तुम क्या करोगे। अब जंगल के लोगों के बीच जिस प्रकार का जागृति आई है कि तुम्हारा महल उसी जंगल के तितकी से जल जाएगा। यह कहकर घुमा वहाँ से निकल गया। उसके बाद सर्ग 4 में दिखाया गया कि हून आते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को सारा बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप नया है, चाहे जैसे ये जो काव्य खंड है दामोदर कोरा, वो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे
अभी के लिए तो झारखंड सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे अगर कोई एग्ज़ाम में अगर ये रहता है सिलेबस में तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन डिटेल हिंदी अनुवाद इसका कर रहे हैं ताकि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो इसका बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग हून वाला सर्ग 4 देखते हैं आगे कि इस सर्ग के आरंभ में यह बताया गया है कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से ही 2 चीज़ों का ज्ञान पाता है। पहला मातृभाषा का ज्ञान और दूसरा अपने और परायों के भेद करने का ज्ञान। ये 2 ज्ञान बच्चा जो है सो अपनी माता से पाता है। मातृभूमि की सुरक्षा और मातृभाषा की रक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी रक्षा से ही मुल्क की सुरक्षा की जा सकती है, अपनी संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। इसी कार्य को करने में कई लोगों ने अपना पवित्र बलिदान दे दिया और वे अपने बलिदान से विदेशियों को भगाने में सार्थक प्रयास किया, जिसमें बिरसा, शेख, सिद्धू, कान्हू, विश्वनाथ, सहदेव आदि कई लोगों का नाम आदरपूर्वक लिया जाता रहा है और हमेशा लिया जाएगा। हमें अपने माता और मातृभूमि के साथ मातृभाषा और मानव को भी प्रेम देना होगा, उसके साथ स्नेह करना होगा, ज़रूरत पड़े तो इसके लिए हथियार भी उठाना होगा। ठीक है, चोंज कोंज मतलब होता है वात्सल्य। आगे ये प्रयोग होगा जैसे कि मन करे हवत माय माटिक मातृभाषा और मानुषे के कोड करे हवत अपन माटिक मानी और धनुषे के। यानी पूरी धरती हरी भरी हो चुकी है। भादो महीना में कर्मा पर्व मनाया जाता है। वनवासियों के बीच भी यह पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। लोग मांदर की थाप और कर्मा के गीत की धुन में आनंद से भरे हुए इस पर्व को मना रहे थे। उस चांदनी रात में एक तरफ कमल सरंची की जोड़ी वातावरण में खूबसूरत बना रहा था, तो वहीं आसमान में उगा हुआ चांद मानो हंस रहा था। धरती भी काफ़ी खुश थी। कर्मा पर्व का उमंग चारों ओर जंगल में सभी को खुशियों से भर रहा था। ठीक इसी समय जैसे ही 3 पहर रात बीता, यह आनंद का लहर आश्चर्य करने वाले का एक ऐसी आक्रमण में बदल दिया जैसे आक्रमण को करने वाला हुन सेना थी। हुनों के आक्रमण से मानो दामोदर के रास्ते में कोई बड़ा क्रांति हो गया है। मतलब हुन जो है सो एकाएक आक्रमण कर दिए। हुन के बारे में आप लोग को इतिहास में पता ही होगा। ठीक है, जिस गुप्त वंश का नींव उमादित्य ने रखा था झारखंड क्षेत्र में, आज उसे हड़पने के लिए तथा उस वृक्ष के जड़ों पर प्रहार करने के लिए हुनों का आक्रमण दामोदर की गोद में हो चुका था। ठीक है, इस बात को अगर खोटा में लिखे हैं इस तरह से परमानिक जी ने कि 3 पहर रात बीतल आनंदेक लहरे हैचिकिया हुलमलाय भेल दामुद्रेक डहरे। गुप्त कुले के डायर फूटल दामुद्रेक कोराएं हड़प्पा बाने हुंड नाभल घात मारल गाछे गिड़ाएं। ठीक है, आगे है कि हुनों के आक्रमण ने यहाँ काफ़ी लूटपाट मचाया। विदेशी आक्रमण ने यहाँ के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व मिहिर कुल के द्वारा प्रदान किया गया था, क्योंकि जब आपस में फूट हो तो कोई भी बाहरी हमलावर आसानी से सफल हो जाता है। काल केतु और वनवासियों के बीच आपसी फूट का लाभ हुनों ने उठाया। वे आंधी की तरह आए और इस क्षेत्र में यहाँ के राजा और प्रजा के बीच जो फूट था उसका पूरा लाभ उठाया। मिहिर कुल मुलेक हेलल हुन दलक सेनापति बेरंडो ऐसन आए गेल जैसे फूट पावल जूती। ठीक है, तो यहाँ से कि सबसे पहला हमला हुनों ने काल केतु के गढ़ के ऊपर किया गया। वहाँ से काफ़ी मात्रा में हीरा सोना को लूटा गया। हुनों ने कई मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, गढ़ महल सब कुछ तोड़ा, कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़ा। कुल मिलाकर जबरदस्त मारकाट और नरसंहार हुआ।
पशु पक्षी सभी भागने लगे। एक समय वन प्रदेश में विहार से निकला हुआ शांति का वह संदेश जिसमें कहा गया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, यह शांति ध्वनि हिंसा का आक्रमण में दब गया। मतलब जो कहा गया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध के द्वारा वो क्या हुआ, अब यह शांति ध्वनि हिंसा के आक्रमण में दब गया। महुआ के जंगल में तुरंत आदिवासी एकत्रित हुए। वे एकजुट हुए और सामूहिक रूप से सबों ने एक कसम खाया कि हर हाल में हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। महुआक बोने गोठाए हिंदे, ताता ताही आदिवासी माटिक रेखा खातिर क्रिया खैलक बनवासी। इसी कसम को पूरा करने के लिए पुरुषों का साथ महिलाओं ने भी दिया। वे भी तीर धनुष के साथ खून आक्रमण को विफल करने के लिए प्रयास में अपना बलिदान देना स्वीकार किया। कमल केतु आदिवासियों को जगाने का काम किया। उसी तरह आदिवासियों महिलाओं के हौसले को बढ़ाने में सरंची ने योगदान दिया। आदिवासी सेना का नेतृत्व कमल और सरंची दोनों ने किया, किंतु हुनों के पास जितना हथियार था उतना आदिवासियों के पास नहीं था। फिर भी अपने हौसले के बल पर आदिवासियों ने हुनों के ऊपर जोरदार हमला किया। हुन सेना भागने लगी। उनको भगाने में आदिवासियों ने अपना जी जान लगा दिया, किंतु हुन सेना के द्वारा राजा को लूट लिया गया। उसके हीरा सोना के खजाना को लूटने में हुन कामयाब रहे। धधर पिछर भाग गेला जेव लैके हुन सेना, मेंतुक राजा के लूट लेला हीरा सोना खजाना। उमादित्य के इस साम्राज्य में परदेशियों ने हिला दिया। उसी तरह बुद्ध का संदेश मानकर आदिवासियों ने एक समय अपने पारंपरिक हथियारों को रख कर अहिंसा का मार्ग चुना था, किंतु इस आक्रमण में वैसे ना जाने कितने तलवारें टांगी, जो जंग लग पड़ा था वो टूट गया। उमादित्य के देला गोड़िक परदेसी हिलाए देला, चिति लागल बलम टांगी कते कते टूट गया। आसमान घाट की तरह शमशान घाट की तरह दामोदर का तट शांत हुआ। डर इतना समा गया कि सियार भी भयभीत होने लगे। अब रात भर गांव के लोग तीर धनुष लेकर पहरेदारी करने लगे। घोड़े पर चढ़कर कमल केतु और सरंची भी पहरा देने के काम जुट गए। सुबह होने के बाद तरह तरह के किस्सा कहानी सुनने को मिलने लगा कि कुछ लोग ने कहा कि हमारी यह दशा राजा के कारण हुआ, तो कुछ लोग ने कहा कि ये शक्ति माँ की कृपा के चलते हुआ। वही बौद्ध धर्म के मानने वाले यह कहने लगे कि यह तथागत के श्राप के कारण हुआ। लोगों में यह भी चर्चा होने लगी कि घुमा वैद्य के श्राप के कारण ही विदेशी लोगों ने हम पर आक्रमण किया। कुछ लोगों का मानना था कि वास्तविक कारण आपसी फूट का रहा, क्योंकि हमारे फूट का लाभ परदेशी लोगों ने उठाया। खैर जो भी हो, या तो सत्य था कि आंधी की तरह हुन सेना आए और हमारे क्षेत्र के समृद्धि को लूटा, निचोड़कर सोना हीरा वे ले गए। आंधी ऐसन हुन सेना आए गेला हमर देशे, चोंगैर सोना हीरा ले गेला धमाक से। इतिहास इस बात का साक्षी यानी गवाह रहा है, जब हमारे देश में आपसी फूट पड़ा, विदेशी आक्रमण किए और यहाँ की समृद्धि को लूटा। इसलिए शिवनाथ प्रामाणिक इस सर्ग में अंत में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे देश के राजा लोग अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाए और इसलिए वे लोग सचेत भी नहीं हो पाए। घर घर में शिकायत एवं कलह का वातावरण बना रहा है। गोतिया सबों के बीच में आपसी फूट पड़ा रहा है। इसलिए प्रामाणिक जी ने यह तक कह दिया कि ऐसे राजाओं को ढकनी भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे राजा जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनका मान मर्यादा नहीं रख सकते, उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे बहुत ही श्रेष्ठ कुल के हैं, ऊंची जाति के हैं अथवा काफ़ी धार्मिक हैं।
हमार देशे ई रजवैन के तवो चेत नाय पारल, घरे घरे मेका मेकी गोतिया टूट पड़ल। ऐसन राजवाइन के डूब के ढकनिक पानी मोरे चाही, माटिक माय जे मान ना धर्म जाति करे खैर खाही। ठीक है, आगे फिर यहाँ से स्टार्ट होता है सर्ग 5। सर्ग 4 थोड़ा बड़ा सर्ग था, ठीक है, जिसमें हुन का आक्रमण हुआ, आप लोग देख लिए। अब हम लोग का सर्ग 5 देखते हैं। सर्ग 5 में दिखाया गया अमर चट्टान। प्रस्तुत सर्ग में शिवनाथ प्रामाणिक ने कई प्रकार के औषधियों का वर्णन किया है। यह वर्णन उस समय किया गया है जब मिहिर कुल के नेतृत्व में हुन आक्रमण के बाद वनवासियों के घाव को ठीक करने के लिए ऐसी औषधियों का जरूरत थी। झारखंड में कई ऐसे वृक्ष हैं जो लोगों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, जैसे नीम, करंज, अशोक व छाल। अशोक का छाल, लजौनी घास, महुआ छाल, सतमूली, सिमर छाल, घी, कुबैर, अकंद, धतूरा, मेहंदी, दूब, हरदी, प्याज, मचकंद फूल, नागरमोथ, पतला कोहड़ा, बाहरा आंवला आदि। धनवंतरी, चरक, नागा अर्जुन जैसे आयुर्वेद के विशेषज्ञ हुए हैं, जो वनस्पति के माध्यम से जो गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक करने का काम किया है। यहाँ के लोगों यही औषधियों से अपने घावों को ठीक किया। अब फिर से हुन सेना के द्वारा इस जंगल को तहस नहस किया गया था, वह विकसित होने लगा। महल से जंगल तक कमल और सरंची पहरा देने लगे। इसी बीच ये एक गुफा के पास पहुँचे, जहाँ भुचुंग करिया मतलब एकदम काला एक जीव को देखा जो कुछ जड़ी को पीस रहा था। गहन अंधेरे में महाकुब अंधार मतलब गहन अंधेरे में उस व्यक्ति को देखकर कमल और सरंची दोनों चौकस यानी सतर्क हुए। लुआठी के प्रकाश में साधु ने इनको देखा और मुस्कुराया। सरंची और कमल का नाम लेकर जब वह साधु ने बुलाया तो उनको आश्चर्य हुआ और ऐसा लगा कि शायद कोई दुश्मन हो। सरंची अपना धनुष को हाथों में पकड़ा। जैसे देखकर जटा वाला जोगी जोर से मुस्कुराने लगा और खदखदाए के हंसे दिला और साधु ने कहा, कांड धनुष से राख बेटी, हम नाय मोरे वाला, अर्थात तीर और धनुष को रखो बेटी, मैं नहीं मरने वाला। सरंची के द्वारा जब उस साधु का परिचय पूछा गया तो साधु ने अपने आप को राजवैद धूमा हूँ राजवैद धूमा हूँ राजवैद ने आगे कहा कि मैं राजवैद धूमा हूँ राजवैद। देखिए लोग को मिल गया। तोहनी के बाँचले बोन बाचत बोने के धर्म माए, अर्थात तुम लोग को बचाने से जंगल बचेगा, इसलिए मैं तुम लोगों को अमर चट्टान देता हूँ। जैसे ही इस अमर चट्टान को सरंची और कमल ने अपने मुंह के अंदर लिया, दोनों प्रेमी गहन निद्रा में चले गए। सरंची कमल हाथ पाइत अमर चट्टान मुहे लेला, मुहे जैसे चट्टान गेला, दुइयो गात सिहर गेला, कर्मे दुइयो प्रेमी घोर नींदे निंदाए गेला। यानी इस तरह दोनों प्रेमी नींद में एक ही तरह के सपने देखते हैं, जिसमें पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। आंधी तूफान नहीं है, लेकिन शीतल और ठंडी हवा बह रही है। नावा नाय आंधी तूफाने सीतर बायर बोहर लाए। यह दृश्य सरंची और कमल सपनों में देख रहे थे, जहाँ सागर भी शांत है, पूरे समुद्र जिसका ना शुरुआत का पता ना अंत का पानी ठंडा है। सौंसे समुद्र के हेमाल पानी एकर नाय ओकर पत्थर। कभी जल परी की तरह सरंची उड़ रही थी, कभी वह कमल फूल की पंखुड़ियों पर चल रही थी। उन दोनों की हंसी से मोती गिर रहे थे। वे श्रृंगार रस में डूबे हुए सृष्टि के नर नारी की तरह थे। थोड़ी देर बाद वे नींद से जगे, धुमा को ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। सपनों में दोनों इतने नशे में थे कि उन्होंने धुमा के जाने का तनिक भी होश नहीं रहा। सपना के
इसे मातल दुयो नाय रहल तनिको चेठा। वास्तव में जिस अमर चट्टान की बात इस सर्ग में किया गया है वह झारखंड के ऐसे औषधि हैं जो यहाँ के जंगलों में काफ़ी प्राचीन काल से पाए जाते हैं, जिनके जड़ों फलों आदि का सेवन करके आदिवासी एवं सदान स्वयं को निरोग रख पाते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसके नेक्स्ट सर्ग है सर्ग 6, जिसमें हड़प्पा का जिक्र किया गया है कि प्रस्तुत सर्ग में कहा गया है कि प्राकृतिक में 3 चीज़ों का महत्व काफ़ी अधिक है, क्योंकि सृष्टि की रचना में इन तीनों का बड़ा योगदान है। और ये 3 हैं धूप, हवा और पानी। जहाँ ये तीनों पाए जाते हैं जीवन वहीं पनपता है। सृष्टि कारण 3 बासूत रौद, हवा और पानी, ये सब तीनों जहाँ रहे फूटे हुए जीवक जिंदगी। प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं है। प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं है। काफ़ी वर्ष, काफ़ी जाड़ा, काफ़ी लथपथ पसीना से भीगा शरीर तो कभी फूलों का महीना मधुमास की तरह होता है। मानव ने प्रकृति के रहस्य का पता जब करना शुरू किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक रहस्य को जानने के बाद कई ऐसे प्रश्न रहस्य के रूप में बचे रहे जिनका भेद जानना आसान नहीं था। प्रयास करने के बाद भी जब मन का भ्रम दूर नहीं हुआ तब उसने कुछ कपोल कल्पना के द्वारा यह मान लिया कि इन रहस्यों के पीछे कोई भूत, देवता या सिंह बोंगा का हाथ है। जिगिस्ता कर ले परलहूँ जोदी, मानिक भरम मेटे नाय फहम खामर ख्याली करे भूत, देवता, सिंह बोंगा। खून के आक्रमण के बाद दामोदर की वनवासी फिर से स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। एक तरह से जैसे फोड़ा फूटने के बाद दुख का निर्वाण होता है, वैसे ही दामोदर के तट पर रहने वाले फिर से धन और जन के मामले में स्वयं को अग्रसर करने लगे। इस प्रकार वनवासियों के फिर से स्मृति आने लगी। गुरा फूटल दुख बिसरल दामोदर के वनवासी, धन जन पोहाय लागल अछल गदल बोने के बासी। काल केतु अपने राजमहल का लूटा हुआ स्वरूप देखकर धीरे धीरे चरपाई पकड़ लिया। रसे रसे खाटी गातल पकड़ लेना। ठीक है, उसे राजवैद्य का वह कहना भी याद आने लगा जिसमें राजवैद्य ने कहा था, एक दिन तुम्हारा यह राजमहल मिट्टी में मिल जाएगा। अब अपने अंतिम समय में अपने महल को सुगना मांझी को सौंपकर राजा मर गया। उधर सरंची की बूढ़ी माँ भी मर गई, किंतु यह आशीर्वाद सरंची को दे रखा, तुम वनवासियों की रक्षा करना। अंकसर के लोग सुगना को प्रमुख मांझी बनाया, उसी तरह सरंची को मानकी नियुक्त किया गया। अब कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं रहा, बल्कि सरंची के आदेश से ऊंच और नीच का भाव भी समाप्त हो गया। इस प्रकार शिवनाथ प्रामाणिक ने कहा है कि सरंची और कमल वनवासियों के बीच 2 पहियों का काम किए। अब वनवासियों की गाड़ी बिना अवरोध के समान विचारधारा के साथ समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ा। सरंची कमलेक दुयो चाके वनवासिक गाड़ी दंदनायल चले लागल समान भाभे समाजवादी डहरे सोझियाले। आसीन माह में धरती में पूरी तरह से हरियाली का आगमन हो चुका था। वनवासी आनंद से झूम उठे, जिसका एक कारण भी था। वैसी धरती जिसमें कभी दूब घास उगा करती थी, आज उसमें फसल और हरियाली है। आसीन मास बोने आयल लहलहायल लागली धरती, गहगायल लागल बोने बासी हरियाली दूब पतरी। अंकसर में फिर से मेला का आयोजन हुआ, जहां सरंची और कमल भी आए और उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। इस मेले में बच्चे, जवान, महिला, पुरुष सभी शामिल हुए। सभी लोग आनंद की लहर में डूब गए। गौतम बुद्ध के संदेशों का प्रचार
मेला में होने लगा। सरंची कमल भी बड़ी ध्यान से इन संदेशों को सुना और सुनने लगे। इसी बीच आसमान में बादल छाने लगा। लोग बारिश की भय से मेला से घर वापस जाने लगे, क्योंकि सबों को आश्विन माह में हथिया नक्षत्र का डर सता रहा था, क्योंकि इसी नक्षत्र में देखा गया है कि भारी बारिश होती है। मिंतुक बदरी टापे लागल, आसीन झटकाक लागे डर, मेला तखन फाटे लागल जोदी बारिशे हथियाक नक्षत्र। ठीक दोपहर को ही सूरज धूप आया गया। आंधी बहना शुरू हुआ। आसमान में बिजली चमकने लगा। लोग इस दृश्य से हताश होने लगे। पूरे धरती अंधकारमय हो गई, क्योंकि काले बादल आसमान में पूरी तरह से छा गए। जोरों से वर्षा शुरू हो गई। महाकूप भेल गोटे धरती, करिया बदरी भेल अंधार ठेर, झलके मलके घने घने नीर बरसे अंधपथार, मतलब पानी बरसे अंधपथार। इस परिस्थिति में मेला का भीड़ धीरे धीरे हटने लगा। वनवासी वापस घर जाने लगे। इस क्रम में भगदड़ मच गया। बच्चे इन परिस्थितियों में रोने लगे। टिप टाप से शुरू होकर वर्षा धीरे धीरे तेज हो गया। इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि मानो किसी राक्षस की ताकत हो। परिणाम स्वरूप घर द्वार यानी कुंभा कुटिया बारिश और तूफान में नष्ट होने लगे। सरंची के द्वारा लोगों को और बच्चों को तथा कमल के द्वारा वृद्धों को बचाया जा रहा था। वास्तव में पूरा दृश्य जल प्रलय का था। जन धन का नुकसान हुआ। लोग देवी का दुहाई देने लगे। कोई सिंहबोंगा का नाम लेगा तो कुछ लोग बुद्धम शरणम का जोर से उच्चारण करता। धन मन के खायनात भेल। केव देवी के दुहाई करे, नाव लय सिंहबोंगा केव बुद्धम शरणम गुहार करें। इस घनघोर बारिश के कारण घर द्वार तहस नहस हो गए। वर्षा की प्रचंडता रात दिन जारी रहा। सरंची एक बूढ़ी महिला को बचाने का प्रयास कर रही थी। थोड़ी ही देर में एक कठोर बज्जर उसके माथे पर गिरा और वह कमल का नाम लेते हुए चिल्ला उठी और बराबर के लिए धरती की गोद में सो गई। मतलब यहाँ पे सरंची का जो है से मौत हो गया। ठीक है, एक बूढ़ी महिला को बचाने के क्रम में। बातर सिरे कठोर बजर गिरल वीर बालक माथाएं, हा कमल चित्कार उठल निंदाए गेली धरती कोराएं। मतलब धरती की गोद में वो हमेशा के लिए सो गई। जब तक कमल दौड़कर पहुंचा, सरंची के प्राण निकल चुके थे। कमल का सारा अभिमान खंडित हो गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मुंह एगो बकती नाय, वह बिल्कुल गंभीर हो चुका था। केवल आंखों से आंसू और शरीर से पसीना बह रहा था और उधर बरसात जारी था। कुल मिलाकर वर्षा, घाम, पसीना, आंसू अर्थात पानी सब का प्राण ले लिया। सहरे लागल कमल के तू लारू पातू गिर गेल, बैरसा धाम लोर ढहर के पानी तीनों प्राण लेल। दामोदर अपनी प्रचंडता से कई चीज़ों का हड़प लिया, जैसे राजा का महल, बुद्ध का विचार, देवी का स्थान, मगध का वंश का विचार रोपण करने वाला उमादित्य का यह विकसित वंश को दामोदर ने अपने तेज भाव में मिटा दिया। जब पत्थरों और मिट्टियों के जो अवशेष हैं, जो टूटे फूटे रूप में हैं, वो आज भी कमल और सरंची के अमर प्रेम की गाथा को अमर बना के प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं यहाँ से सब चीज़ ख़त्म हो गया, सब मर गए, सब बाढ़ में ख़त्म हो गया। आज भी पत्थर मिट्टी जो है सो सरंची और कमल के प्रेम के गाथा को प्रस्तुत करते हैं। आगे है टूटल फूटल पाथल
माटी कहत सरंची कमले कथा दामोदरे कोराएं एखनो अमर रहल अमर गाथा। उपरोक्त सर्गों के अलावा शिवनाथ प्रामाणिक ने इस सर्ग में मानव जाति को कुछ संदेश इस प्रकार दिया है। आगे शिवनाथ प्रामाणिक कहते हैं, सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने कई चीज़ों का त्याग किया। भौतिक सुख, ज्ञान, दौलत के साथ अपनी पत्नी और बच्चों से भी नाता तोड़ दिया। साइत पावल गौतम बुद्धे जनी चेंगार तेज देला टाका कौड़िक मोह न माया तकरो ले नाता तोड़ लेला। गंभीरता पूर्वक यदि विचार किया जाए तो हम एक ही शब्द को देखते हैं, वो है मानव से बड़ा कोई नहीं। गरीब दुखी के ऊपर उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। भाई के गुण देखल सहित मानुषे ले बोर क्यों नाय। गरीब दुखी के उपकार ले कोनो धर्म बोड़ ना। एक टुकड़ा रोटी के लिए मनुष्य यहाँ तरसते हैं, वही दूसरी तरफ कुछ अमीरों के घर समृद्धि इतनी अधिक है कि कुत्ते भी घी में तली रोटी खा के अपनी पूंछ डोलाते हैं। खेचा टोना रोटी खातिर मनुष्य हियाँ फिफिया है, घीवे के छाकल रोटी खाए कुकरे पूंछ हिलबिड़ाए है। ठीक है, आगे है, छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए मिट्टी और धूल का बिस्तर है, वहीं उस भगवान के लिए जो पत्थर का है, चंदन और फूलों का बिस्तर तैयार किया जाता है। निंदाए खातिर आल छुआ के सूखल माटी के धुराक बिछाना, बाहरे पथले भगवान चंदन फूले के तोर सजाना। माँ के शरीर में दूध नहीं, नवजात शिशु तरसते हैं, लेकिन लोटा और गागर भर भर के गाय का दूध को लोग भूत के माथे पर उड़ेलते हैं। माथे गाते दूध नाय, माये गाते दूध नाय मतलब माँ के शरीर में दूध नहीं है। आला मतलब नवजात छुआ टोहवाहत लोटा गागर गायक दूध भूते के मुंडे ढराहत। सत्य के रास्ते को दिखाने का काम सरंची और कमल केतु ने वनवासी के बीच किया। अच्छा, यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, यहाँ समझिए। माये के गाते दूध नहीं मतलब माँ के शरीर में दूध नहीं। आला मतलब नवजात छुआ, टहवाहत मतलब भूखा रहता है। लोटा गागर गायक दूध मतलब लोटा और गागर में गाय का दूध भूते के मुंडे मतलब भूत के ऊपर ढरा है मतलब चढ़ाया जाता है। ठीक है, सत्य के रास्ते को दिखाने का काम सरंची और कमल केतु ने वनवासियों के बीच किया। वन संस्कृति के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाला। साइत पंथ देखाए देला सरंची और कमल केतु बोन संस्कृति रेखा खातिर डिहराए गेला अपन मने। ठीक है, मतलब कि क्या है कि साइत पंथ दिखाई देला सरंची और कमल केतु बोन संस्कृति रखा खातिर वन और संस्कृति के रक्षा खातिर क्या हुआ, डिहराए गेला अपन मने। मतलब यहाँ से मतलब क्या, धरती छोड़कर चले गए वन और संस्कृति को बचाने के लिए। सत्य के रास्ते को दिखाने का काम सरंची और कमल केतु ने वनवासियों के बीच किया। वन संस्कृति को रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे डाला। तो इस प्रकार से हम लोग का ये वाला जो हम लोग का था दामोदरे कोराएं सो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग को शायद पता ही होगा कि जैसे कि हम लोग जो कंप्लीट कर रहे थे झारखंड सचिवालय का, तो गद्य भाग हम लोग का अभी कंप्लीट हो चुका है। नाटक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। पद भाग में हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 4 था तो 2 हो गया, अब 2 बचा हुआ, उसको भी हम लोग करेंगे। उसके बाद अन्य विधियाएँ स्टार्ट होगा। तो आप अगर शुरू में मतलब अभी जुड़े हैं, चाहे नहीं पता है, तो आप क्लास 1 से देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, और टेस्ट सीरीज देने के लिए डेमो टेस्ट का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए। नए आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। बाय बाय ऑल।